हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स है और जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। पहली चीज हम लोगों को दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड का मतलब समझना है कि स्टैंडर्ड क्या चीज होती है। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्या है। एक नॉर्म है, एक यार्डस्टिक है, एक गॉज है, एक मेजर ऑफ कंपैरिजन है। आप देखो, हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ मेजर ऑफ चैलेंज, इट इज अ यार्डस्टिक, इट इज अ नॉर्म, इट इज अ गॉज, इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ चैलेंज, वॉट एवर यू में से। तो स्टैंडर्ड दोस्तों बेसिकली इज जिससे कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड में फिर फर्स्ट थिंग, वंस अगेन, स्टैंडर्ड क्या चीज है दोस्तों? अ स्टैंडर्ड इज अ मेजर ऑफ कंपैरिजन, अ मेजर ऑफ कंपैरिजन, अ क्राइटेरिया ऑफ चैलेंज, अ यार्डस्टिक, अ गॉज, वॉट एवर यू में से। अब दोस्तों, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड के बाद अगली चीज हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज होती है। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कि पहले से ही हम लोगों ने डिटरमाइन कर रखी है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम लोगों ने एस्टिमेट कर रखा है कि ओके, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना क्वांटिटी मटेरियल लगेगा और मटेरियल खरीदेंगे तो इतने का आएगा, तो इतनी कॉस्ट होगी। क्वांटिटी इनटू प्राइस, एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट में इतने का मटेरियल लगेगा। इसी तरीके से लेबर के कितने इतने आवर्स लगेंगे, एक्स आवर्स लगेंगे, और वो जो है आएगी लेबर जो है वो हायर होगी कितने रेट पे, वेज रेट पे। इस तरीके से ओवरहेड्स की भी हम लोग जो है चार्जिंग करेंगे। हम लोग कहेंगे भी ओके, जो आउटपुट है उस पर कितने मशीन आवर्स लगेंगे और फिर हमारे ओवरहेड्स कितना जो है एब्जॉर्ब या रिकवर होगा एज द केस में भी। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में जो है एक्सप्रेस्ड है। और ये जो है पहले से ही कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग जो है सेट कर लेते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो प्रेजेंट सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो चल रहा है, जो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस चल रही है, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से जो है हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन ऑब्वियसली मटेरियल कितनी क्वांटिटी लगेगा, क्या मटेरियल का प्राइस होगा, लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, वेज का कितना रेट होगा, मशीन के कितने आवर्स लगेंगे, और ओवरहेड्स जो मशीन के जो है आर्ली रेट कितना होगा, एंड सो ऑन। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम लोग ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है पहले से प्री डिटरमाइन कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उस आउटपुट की जितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, व्हाट कॉस्ट शुड हैव बीन, को कंपेयर करते हैं व्हाट कॉस्ट इज से। तो हम लोग कंपैरिजन किनका करते हैं? हम लोग कंपैरिजन करते हैं ऑफ व्हाट कॉस्ट प्रोडक्ट शुड हैव कॉस्टेड एंड व्हाट द प्रोडक्ट एक्चुअली कॉस्ट। दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी है। हम लोग जो है कॉस्ट अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। अलग अलग मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजर, जो हमारा मेंटेनेंस का स्टाफ है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बंदे हैं, सभी लोगों का जो है परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हम लोग करना चाहते हैं एज वेल एज। बट ऑब्वियसली बात है, वी वांट टू कीप आवर कॉस्ट अंडर कंट्रोल, वी वांट टू कीप द कॉस्ट ऑन इन कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग। कि यार, जो चीजें नॉर्मल चल रही है उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें नॉर्मल नहीं चल रही हैं, जहां वेरियांस आ रहा है या डिफरेंस आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं व्हाट कॉस्ट इज एंड व्हाट कॉस्ट शुड हैव बीन, और फिर उसके बेसिस पे जो है हम लोग अपने जो है जो मैनेजर्स एक्सेट्रा उनको रिवॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, स्टैंड कॉस्टिंग अगर हम लोग कहें तो स्टैंड कॉस्टिंग क्या चीज है? एक ऐसी कंट्रोल टेक्निक है। हम लोग बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन साथ में हमें रेवेन्यू मैक्सिमाइज भी करनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज अ कंट्रोल टेक्निक। कैसी टेक्निक? जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और रेवेन्यूज को एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रेवेन्यूज से या एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है, और उनके डिफरेंसेस को हम लोग कहते हैं वेरियांसेस। और वो वेरियांसेस से जो है हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, अलग अलग तरह के जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद
परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग उनको जो है पीठ पे शाबाशी या गाल पे शाबाशी देंगे। एक मजाक छोड़ते हैं, अगर अच्छा काम किया तो पीठ पे शाबाशी, अगर गंदा काम किया तो गाल पे शाबाशी देंगे। और दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो ये उसका बेसिस प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? इवैल्यूएट करना। क्या चीज इवैल्यूएट करना? परफॉर्मेंस। तो हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक एज वेल एज, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में इसका कॉस्ट कंट्रोल भी ये हमें हेल्प करता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्ट कंट्रोल, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग कि भाई ये चीज यार यहाँ वेरिएंस है, इसको जरा देखो, और जहां जरूरत होगी वहां वेरिएंसेस को हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। या एज द केस में भी अगर गलती किसी पर्सन की है तो विल कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन एंड विल सेट दैट पर्सन राइट। खैर इन एनी केस दोस्तों, हम लोग इसमें कंपैरिजन किसका करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी, व्हाट द प्रोडक्ट शुड हैव कॉस्टेड एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली कॉस्टिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं व्हाट इट शुड हैव कॉस्टेड एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली कॉस्टिंग। दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे फोकस नहीं होते, हम रेवेन्यूज पे भी फोकस होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट द सेल्स रेवेन्यू शुड हैव बीन, क्या सेल्स रेवेन्यू होने चाहिए, एंड व्हाट सेल्स रेवेन्यू आर, और क्या एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है, क्या होने चाहिए और क्या हैं। अब दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं दोस्तों, वो 4 तरह के फेमस स्टैंडर्ड्स हैं। चारों स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वन बाय वन। तो कई तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से तरह के स्टैंडर्ड यूज होते हैं? सबसे पहले यूज होते हैं आइडियल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों ये आइडियल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? आइडियल स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि आप उन्हें टारगेट स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हो, जो कि हम लोग कहते हैं अटेन हो पाएंगे जब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सारी चीजें फेवरेबल होंगी। कहने का मतलब बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकल रही हो, बेस्ट इक्विपमेंट यूज हो रहा हो, बेस्ट प्लांट लेआउट हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो वर्कर्स की, मशीन्स की, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, लीस्ट वेस्टेजेस हो, और उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का जो है कॉम्बिनेशन हो। तो बेसिकली दोस्तों ये लॉन्ग टर्म गोल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। एज सच आप अगर कहें कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए यूज होना चाहिए तो नहीं, इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट हाँ आइडियल स्टैंडर्ड्स अचीवेबल करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। दूसरा नंबर होते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों नॉर्मल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड्स जो हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में बनाए जाते हैं, आइडियल कंडीशंस में नहीं। इसमें जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो नॉर्मल एफिशिएंसी के हिसाब से बेसिस में लेते हैं, वेस्टेजेस भी नॉर्मल जितनी होनी है वो लेके चलते हैं, और जितनी नॉर्मल मार्केट डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई मार्केट में इतनी डिमांड है, उसको हिसाब से रखते हुए तो नॉर्मल एफिशिएंसी, नॉर्मल सेल्स वॉल्यूम, नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम, व्हाटएवर यू में से। ये नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है बेसिक या बोगी स्टैंडर्ड्स। दोस्तों ये बेसिक या बोगी स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? बेसिकली क्या है दोस्तों, ये हम लोग कहते हैं ये वाले स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम पे, बेसिक मींस बिल्कुल शुरुआत में बेस ईयर में हम लोगों ने शुरू कर दिए, इनको चूज कर दिया कंपैरिजन के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ये सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन होगा, चीजें बदलेंगी। तो एज सच हम लोग क्या कह रहे हैं, आज की डेट में ये अटेनेबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये डू नॉट रिप्रेजेंट दी प्रेजेंट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये जो है ये बेसिकली इनको बेस ले लेते हैं। अगर हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करें, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टडी करें, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिक स्टैंडर्ड या बोगी स्टैंडर्ड्स को लो और एक्चुअल को कंपेयर करो इसके मुकाबले कि कितना परसेंटेज है, और जो आपका करंट स्टैंडर्ड है, जो नेक्स्ट वाले हैं करंट स्टैंडर्ड्स को भी जो आप कंपेयर करो इन बेसिक स्टैंडर्ड्स या बोगी स्टैंडर्ड से परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स थे जी, हमारा खर्चा होना चाहिए जी 100 रुपए, और एक्चुअली जो है लेट्स से एग्जांपल दे आर कमिंग आउट टू 150, तो 150 अपॉन 100 इंटू 100 150% हो गया। अब लेकिन जो आपके करंट स्टैंडर्ड्स हैं वो करंट स्टैंडर्ड्स लेट्स से एग्जांपल आर 148, तो 148 अपॉन 100 इंटू 100, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, और उनका ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जो उनको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ओके इस पीरियड में इतना बेसिक स्टैंडर्ड के
कंपैरिजन में करंट स्टैंडर्ड ये था, ये था, ये था, ये था और एक्चुअल इतना 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 है। फिर उन दोनों को प्लॉट करके हम लोग जो ट्रेंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं बेसिक स्टैंडर्ड से, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट आता है दोस्तों करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स में मैंने आपको बताया नहीं, बट बता देता हूं। करंट स्टैंडर्ड्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट के एंटिसिपेशन की क्या कॉस्ट होंगी एक्चुअली अभी के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में, करंट पीरियड के लिए क्या कॉस्ट होंगी। तो ये कॉस्ट जो है दोस्तों आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। आप जो है अपना कितने आवर्स लगेंगे जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से, जो प्रेजेंट में प्राइसेस क्या होंगे, लेबर के, मटेरियल के, ओवरहेड्स के, एक्सेट्रा, वो सारे। और एज द केस में भी हम लोग ये कह रहे हैं जो हमारी प्रेजेंट यूजेज है, प्रेजेंट वेस्टेजेस हैं, प्लान्ड आउटपुट है या बजटेड आउटपुट है, जितना हम लोग प्रोड्यूस करने का सोचते हैं इस पीरियड के लिए, वो पीरियड जो 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, उसके लिए क्या आपके स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है ये अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करंट स्टैंडर्ड्स को यूज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, उसका दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों स्टेप्स जो हैं, में सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली करंट स्टैंडर्ड से एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेवेन्यूज को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन करके वेरिएंसेस निकालेंगे। और जो वो वेरिएंसेस निकले हैं उन वेरिएंसेस के रीजंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। वी विल इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर दीज वेरिएंसेस। फिर उसके बाद जो है उनके रीजंस आइडेंटिफाई करके हम लोग जो है प्रॉब्लम्स हैं क्या, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे सेकंड स्टेज में। नंबर 1 इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या रीजंस है वेरिएंसेस के। नंबर 2 हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 3 दोस्तों हम लोग लेंगे करेक्टिव एक्शंस, क्योंकि जी जो भी चीजें गलतियां हो गई हैं उनके करेक्टिव एक्शंस करें। तो दोस्तों ये वाली चीजें हम लोग जो है स्टेप्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि भी रीजंस वगैरह हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे वेरिएंसेस जो हैं, जो वेरिएंस एनालिसिस, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेनली प्रैक्टिकल आता है, बट हल्का सा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बीच में मर्ज कर सकते हैं। तो यू नीड टू रीड एंड गो थ्रू द थियरी एज वेल, इसीलिए मैं आप लोगों को थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी बता रहा हूं। बट अब आप लोग एक काम कर रहे हैं, आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर उसके बाद आप लोग लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस, अब इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो टोटल वेरिएंसेस निकलते हैं उनको हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक हम लोग कह सकते हैं सेल्स वेरिएंसेस, या चलो पहले कॉस्ट लिख देता हूं, कॉस्ट वेरिएंसेस। दूसरा हम लोग देखते हैं सेल्स वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस में दोस्तों हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 कॉस्ट में इनको। एक हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा हम लोग कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा हम लोगों ने कहा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो ये हमारा आया वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन फिक्स कॉस्ट। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में। डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड वेरिएबल
overheads cost. डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग की है ही है, फिक्स का रेंट, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है तो हम उनको इकट्ठा ही लेते हैं. और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्तों, उनको भी हम लोग 3 कैटेगरीज फंक्शन के बेसिस पे हम लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या ओवरहेड्स भी आप कह सकते हो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और फिर आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है दोस्तों. और फिर इसके बाद हम लोग ये कॉस्ट का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा. इन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आते हैं सेल्स की क्लासिफिकेशन पे. तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इसे. सेल्स वेरिएंसेस को हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में. एक हम लोग कह सकते हैं सेल्स का, देखो सेल्स की वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट्स 2 एस्पेक्ट्स. नंबर 1 इज इट्स वॉल्यूम, नंबर 2 इज इट्स प्राइस. तो सेल्स का वॉल्यूम एंड सेल्स का प्राइस, राइट. फिर वॉल्यूम को हम लोग जो है 2 रीजन पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो अगर वेरी कर रहा है, नंबर 1 तो हमारा ये है कि हमारा मार्केट शेयर पे इफेक्ट पड़ा है, नहीं तो एज द केस में भी इंडस्ट्री के वॉल्यूम पे ही फर्क पड़ा है. तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या रीजंस है. ठीक है दोस्तों. तो ये हम लोगों ने पढ़ना है, राइट. नाउ अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्ली आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा. तो बेसिक यही वाली चीजें पढ़ी होंगी कि ओके जी चलो कॉस्ट वेरिएंसेस देख लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी है वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिर साथ में फिक्स ओवरहेड्स. मेनली आपके इंटरमीडिएट लेवल पे यही वाली चीजें रखी गई थी. बट यहाँ पर सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस एंड देन उनको जो है वॉल्यूम प्राइस, उनको फर्दर कैटेगराइज करके देख के फिर मार्केट शेयर और इंडस्ट्री वॉल्यूम को भी हम लोग जो है स्टडी करते हैं. और दोस्तों हम लोगों ने ये जो है ये वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मतलब किसी टाइम पे जो है सेल्स और सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस भी थोड़े टाइम पहले तक थे, बाद में जो है ये कट कर दिए. ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है इनमें बेसिक्स में जो है आपके कोर्स में अप और डाउन होता रहता है. बट मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ना है ये सारी चीजें तो पढ़नी है, और लेकिन इनके अलावा हम लोगों को कुछ और चीजें भी पढ़नी है. वी नीड टू गो इन डीप, वी नीड टू सी प्रेजेंट सिनेरियो में एडवांस्ड वेरिएंसेस एज वेल. हम लोग अभी शुरुआत तो इसी से करेंगे, लेकिन फिर एडवांस वेरिएंसेस पे भी हम लोग जो है कूद मारेंगे. तो वी विल बी डिस्कसिंग एडवांस वेरिएंसेस आल्सो. एडवांस वेरिएंसेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों, एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस. अब ये एडवांस वेरिएंसेस हम लोग देखेंगे और साथ में फिर ये वेरिएंसेस जो भी वेरिएंसेस हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्या, क्यों हो रहा है, एटसेट्रा. वील ट्राई टू एनालाइज द रीजंस एंड विल सी उनके हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड इफ वी कैन टेक एनी करेक्टिव एक्शंस एटसेट्रा. तो दोस्तों हम लोग जो है एडवांस वेरिएंसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम लोग वेरिएंसेस पढ़ेंगे प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस. तो ये क्या होते हैं, वील बी स्टडिंग इट लेटर ऑन, नॉट टुडे, वील बी सीइंग इन द क्लासेस टू कम. थोड़ा सा पहले बेसिक्स देख लें. उसके बाद हम लोग दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप लोग एक टॉपिक देखते हो. तो वेरिएंस एनालिसिस अभी तक हम लोग जो है ओवरहेड्स को एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट कहते हैं, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स बेसिस पे जनरली जो हम लोग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब या रिकवर करते हैं. लेकिन दोस्तों वेरिएंस एनालिसिस हमें एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट में भी करना चाहिए. तो विल सी एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट में कैसे वेरिएंस एनालिसिस होता है. देन हम लोग एक रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं. तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस कैसे हो सकता है. देन एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं लर्निंग कर्व. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वर्कर्स जो काम सीखते रहते हैं, तो लर्निंग कर्व का इंपैक्ट क्या होता है वेरिएंसेस पे, हम लोग वो भी चीज देखेंगे. सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस लेटर ऑन. बट राइट नाउ वी नीड टू स्टडी द बेसिक वेरिएंसेस. दैट इज टू से हम लोग कह रहे हैं शुरुआत हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस से दोस्तों. तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये अज्यूम नहीं करके चल रहा कि आप लोगों को बेसिक्स ध्यान है, आपने ये पहले
पढ़ा हुआ है और आपको पूरी तरीके से याद हैं ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट अज्यूमिंग फ्रॉम माई साइड, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम द बेस लेवल। अभी मैंने जो थियोरेटिकल बेसिक दे दिया है, मैं वो सारी चीज़ें फिर से भी रिपीट करूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। आई विल बी रिपीटिंग द थियोरी दैट आई हैव डिस्कस्ड सो फार, सो दैट आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठे। इन द क्लासेस टू कम आई विल बी रिपीटिंग दोज थिंग्स एंड उनकी गहराइयों में हम लोग और इन चीज़ों की गहराइयों में जाते रहेंगे। अभी हम लोग दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, आज की क्लास जो डिवोटेड है वो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस पे डिवोटेड है। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में दोस्तों 5 वेरिएंसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इट कैन बी सेड टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस का सम होता है कॉस्ट वेरिएंस। और फिर क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस, क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप लोग इनटू डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और फिर यील्ड या रिवाइज यूजेज वेरिएंस, जैसा मर्जी कह दो, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस या डायरेक्ट मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। तो दोस्तों ये आप इस तरीके से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं वेरिएंसेस को, लेकिन हम लोगों को एक एक करके वेरिएंसेस समझने हैं। वी डोंट नीड टू क्रैम दीज। तो आप लोग एक काम कर रहे हैं, आप लोग एक काम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं। सबसे पहला कॉस्ट वेरिएंसेस, इसमें सबसे पहला वेरिएंस है डायरेक्ट मटेरियल्स वेरिएंसेस। तो हमारी आज की क्लास जो है इसी पे डिवोटेड है। नाउ डायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट जो होती है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी इनटू इट्स प्राइस। सिंपल सी बात, टेक एन एग्जांपल। हमारा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, अभी कुछ लिखना नहीं है, समझना है। लेट्स से हमारा फिनिश गुड जो है वो है टी शर्ट, और उस टी शर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए क्लॉथ जो कि है मटेरियल। इस क्लॉथ की क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट 2 मीटर लगती है। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है ना दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 2 मीटर लगती है और स्टैंडर्ड प्राइस पर मीटर आता है ₹100। तो मतलब एक टी शर्ट बनाने के लिए 200 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगना चाहिए। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी इक्वल टू 200 रुपीज। सो वंस अगेन 2 meters multiplied by 100 rupees. Standard quantity per unit 2 meters into standard price per meter 100 रुपए। तो 200 रुपए का जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, नंबर 1। नाउ अब दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है 200 रुपए, यार एक्चुअल ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट अगर इससे डिफर करती है तो बट ऑब्वियसली बात है, देन देयर इज अ वेरिएंस। और वही चीज हम लोगों को एनालाइज करनी है। तो अल्टीमेटली जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स क्वांटिटी एंड इट्स प्राइस। एंड अल्टीमेटली क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोडक्शन मैनेजर की। प्राइमरली प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की होती है। तो दोस्तों इसी चीज की एक विजुअलाइजेशन देखते हैं। लेट अस सी अ क्विक विजुअलाइजेशन और उसका एक केस समझते हैं। बिल्कुल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, आई एम स्टार्टिंग एज इफ यू डोंट नॉट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल। कुछ भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ध्यान नहीं है। तो मैं अब फाइनली थियरी से जंप मार के प्रैक्टिकल पे आ रहा हूं। पहला प्रैक्टिकल एरिया डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस जो हैं, आप लोगों ने ऑब्वियसली ये हेडिंग डाल दी थी, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। इसमें हमारे पहला वेरिएंस जो हम लोग देखते हैं
वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। घर का नाम DMCV। दूसरा नंबर है डायरेक्ट मटेरियल्स प्राइस वेरिएंस। DMPV। और तीसरा नंबर है डायरेक्ट मटेरियल्स क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। DMQV या DMUV। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वेरिएंसेस हैं जो कि हम लोगों ने अभी इनिशियल में डिस्कस करने हैं। आइए जरा एक केस देखते हैं इसी चीज से रिलेटेड। हियर वी गो। अरे ओ प्रोडक्शन मैनेजर, एक टी शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा रे? 2 मीटर सरकार। और 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? 100 रुपए का सरकार। यार मैंने 2000 टी शर्ट बनाई है और कपड़ा 4200 मीटर लगा है। गियो ठाकुर तो रस्ते लग गियो ठाकुर काम से गियो। मैंने कपड़ा 90 रुपए मीटर का खरीदा है। मोगेम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इसमें क्या देखा? व्हाट डिड यू सॉ राइट नाउ? अभी जो आपने देखा इज कि हमारा जो आउटपुट है वो टी शर्ट है, फिनिश गुड जो है वो टी शर्ट है, और मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्लॉथ है। तो फिनिश गुड जो है वो टी शर्ट है और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्लॉथ है। और इस केस में जो मटेरियल की क्वांटिटी लग रही है, इनके हिसाब से पहली चीज मैं एक्चुअल आउटपुट भी लिख दूं। एक्चुअल आउटपुट इन्होंने 2000 टी शर्ट्स बनाई हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी अगर एवर इन योर लाइफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस बनाने हैं और ये 3 वेरिएंसेस निकालने हैं, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, तो इस केस में आपको सबसे पहले ना एक टेबल बना लेनी चाहिए। ये 3 वेरिएंसेस अगर निकालने हैं तो 6 कॉलम बनाने चाहिए। पहला कॉलम बनता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा बनता है स्टैंडर्ड प्राइस, ऑब्वियसली पर मीटर कहेंगे, ये भी मीटर्स में कहेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस पर मीटर, ये भी मीटर्स में, ये रुपीस और ये एक्चुअल कॉस्ट, ऑब्वियसली रुपीस। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से जो है एक टेबल सी बना लेंगे। अगर कभी भी आपको 3 वेरिएंसेस निकालने हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस।
नो विल नॉट गो बाय एनी फॉर्मूला और एनी थिंग, हम लोग लॉजिकली चीजों को समझेंगे। अब पहली चीज ये समझिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसने आपको क्या बोला हुआ था एग्जाम्पल में, पर मीटर पर टी शर्ट, एक टी शर्ट में लगना चाहिए 2 मीटर कपड़ा। तो अगर 2 मीटर एक में बनना लगना चाहिए तो इस हिसाब से हमारा 4000 मीटर जो है टोटल लगना चाहिए। ये हमने कैसे निकाला, दैट इज 2 मीटर्स फॉर 1 यूनिट, तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना, 4000 मीटर्स, नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडर्ड प्राइस पर मीटर जो है वो कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस पर मीटर हमें 100 रुपए दिया हुआ है और ये 4 लाख का खर्चा होना चाहिए। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है, 4200, 4200, और एक्चुअल प्राइस 90। तो 90 तो मोगेम्बो खुश हुआ, 4200 तो ठाकुर रास्ते लग गई हो। और 4200 इंटू 90 कम्स टू 3,78,000 एक्चुअल कॉस्ट। मैं एक और बार ये वाला केस आपको फिर से दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर उसके बाद हम लोग ये तीनों वेरिएंसेस डिस्कस करते हैं और मैं लिख के दिखाता हूं, और आप भी फिर मेरे साथ इस चीज को, क्वेश्चन को नहीं बट हाँ कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। अरे ओ प्रोडक्शन मैनेजर, एक टी शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा रे? 2 मीटर सरकार। और 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? 100 रुपए का सरकार। यार मैंने 2000 टी शर्ट बनाई है और कपड़ा 4200 मीटर लगा है। गियो ठाकुर तो रस्ते लग गियो, गियो ठाकुर काम से गियो। मैंने कपड़ा 90 रुपए मीटर का खरीदा है। मोगेम्बो खुश हुआ। लाओ जी। सो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, बड़ी सिंपल सी बात कि इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर ने नुकसान कराया क्योंकि 4000 की जगह 4200, 4000 की जगह 4200 मीटर्स लगाया है, और परचेज मैनेजर ने फायदा कराया 100 रुपए की जगह 90 रुपीज का खरीदवाया है। तो एज सच अगर मैं कहूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। आप खुद सोचो इसमें कि हमारा खर्चा लगना कितना चाहिए था। अगर हम 2000 टी शर्ट्स बना रहे हैं तो हमारा खर्चा होना कितना चाहिए, 4 लाख रुपए होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, 3,78,000, तो माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप लोग इसी चीज को लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑब्वियसली माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा सवाल आए तो हमेशा आप इक्वेशन जरूर लिखें पहले। तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखें तो यहां पर मैंने इसको लिखा जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा खर्चा कितना होना चाहिए था, हमारा खर्चा होना चाहिए था 4 लाख, और हमारा खर्चा हुआ कितना है, 3,78,000। इसका मतलब क्या है, 22,000 का फायदा है, ₹22,000 फेवरेबल। तो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर बारी आती है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। प्राइस वेरिएंस बड़ा सिंपल है दोस्तों। अब प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्राइमरली परचेज मैनेजर की है। प्राइमरली परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस की वेरिएशन। तो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं जितना भी प्राइस की वेरिएशन है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जैसे यहां पर 100 रुपए की जगह ये 90 रुपीज का लेके आया है परचेज मैनेजर, गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, गुड फॉर हिम। 100 रुपए का उसको प्राइस खरीदना था और उसने 90 रुपीज का खरीदा। और क्वांटिटी कितनी लगी जी, क्वांटिटी 4200 ये इस्तेमाल हुई है मीटर्स।
इसका मतलब क्या है, उसने टोटल मिला के 4200 मीटर्स पे फायदा कराया 10-10 रुपए का, दैट इज से ₹42,000 का फायदा कराया। तो आप इसको दोस्तों लिखते कैसे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो आप यहां लिख सकते हैं इसी चीज को मेरे साथ साथ, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस per unit into actual quantity in units। तो सिंपल सी बात सोचो, अगर आप परचेज मैनेजर हो, स्टेप इनटू द शूज ऑफ परचेज मैनेजर, आपको 100 रुपए का खरीदना था, आप 90 रुपीज का खरीदे हो, तो आपने 10 रुपए पर मीटर का फायदा कराया, और कितने मीटर्स पे 4200 मीटर्स जो है इस्तेमाल हुए, तो आपने 4200 मीटर्स पे फायदा कराया 10 रुपए के हिसाब से, दैट इज टू से आपने 42,000 का फायदा कराया ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने नुकसान कराया है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं उसको लगाना कितना चाहिए था, उसको लगाना चाहिए था 4000 मीटर्स। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और उसने एक्चुअली कितनी क्वांटिटी लगाई है, उसने लगाई है 4200, तो उसने ये नुकसान करा दिया इनटू। अब प्रैक्टिकली अब स्टेप इनटू द शूज ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो तो परचेज की वेरिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आपका प्राइस यू विल नॉट से कि अब एक्चुअली अगर प्राइस जो है वो 90 की जगह 900 होता, तो आप तो कहते भाई मुझे तो बताया गया था 100 रुपए का मीटर है। तो एक्चुअल प्राइस जितना भी हो, एक्चुअल प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, परचेज मैनेजर की। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको यहां पर इस एग्जाम्पल में वापस से दिखाता हूं दोस्तों। डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है कितना हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 4000 मीटर्स, राइट। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है दोस्तों, 4200 मीटर्स, राइट। तो इसने प्रोडक्शन मैनेजर ने तो नुकसान कराया, 4000 की जगह 4200 लगाया है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹100, क्योंकि प्राइस जितना मर्जी एक्चुअली रहो, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द प्रोडक्शन मैनेजर। सो 20,000 रुपीज का एडवर्स है ये। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा ऑलवेज दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस and direct material quantity variance. So direct material cost variance is equal to 22,000 favorable is equal to direct material price variance is equal to 42,000 favorable plus direct material quantity variance is equal to 20,000 adverse. तो फाइनली हमारे तीनों वेरिएंसेस एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is standard cost for actual output minus actual cost. Direct material price variance is standard price minus actual price into actual quantity used. And direct material quantity variance या usage variance is equal to standard quantity for actual output minus actual quantity into standard price per unit. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है हम लोगों ने जितना वेरिएंस है कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन देखा। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस जो है, अगर एक से ज्यादा तरह का मटेरियल लग रहा है, अगर एक से ज्यादा तरह का मटेरियल लग रहा है, तो उस एक से ज्यादा तरह के मटेरियल में दो और वेरिएंसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है जो क्वांटिटी या यूजेज की वेरिएशन है वो बेसिकली या तो मिक्स की वेरिएशन की वजह से हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस, हम लोग इसको DMMV कह देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस, दैट इज से DMYV कह देंगे।
और दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस को भी अब हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, इसमें ये तीनों वेरिएंसेस भी निकालते हैं, प्राइस, कॉस्ट और क्वांटिटी एज वेल एज फिर मिक्स और यील्ड भी निकालते हैं एक साथ। ये वाला एग्जाम्पल जो आप मेरी तरफ से लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करें। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए हम लोग जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, इमेजिन कीजिए जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें दो तरह के मटेरियल लगते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हम लोग जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, समोसा। और इस समोसे को बनाने के लिए हम लोग को मटेरियल जो लगेगा, टाइप ऑफ मटेरियल्स, दो तरह के मटेरियल्स लगने वाले हैं दोस्तों। एक तो लगेगा मैदा और दूसरा लगेगा आलू। समोसा, ठीक है जी, चटपटा टेस्टी टेस्टी समोसा। और हम लोग एस्टिमेट ये कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का एक समोसा बनाएंगे। इस 100 ग्राम में हम लोग 50 ग्राम्स मैदा डालेंगे और 50 ग्राम्स आलू डालेंगे, आधा आधा। बाहर का जो पॉकेट है समोसे की वो 50 ग्राम्स और अंदर का जो माल है समोसे का, आलू, वो 50 ग्राम्स। और फिर स्टैंडर्ड प्राइस पर ग्राम, लेट्स से मैदा जो है वो आ रहा है 0.03, 3 पैसे पर ग्राम का, और आलू जो आ रहा है वो 2 पैसे पर ग्राम का। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर समोसा एक यूनिट के लिए कितना खर्चा होने वाला है। दिस इंटू दिस 1 रुपये 50 पैसे का तो हमारा मैदा लगेगा और 1 रुपये का हमारा आलू लगेगा। इसका मतलब 2 रुपये 50 पैसे का हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से 2 रुपये 50 पैसे, सॉरी 2 रुपये 50 पैसे लगेगा, 2 रुपीज 50 पैसा। अब एक्चुअल इनका आउटपुट कितना निकला दोस्तों, एक्चुअल आउटपुट निकला लेट्स से 1000 समोसा। और इन 1000 समोसा का दोस्तों मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी इन ग्राम्स, एक्चुअल प्राइस पर ग्राम, एक्चुअल कॉस्ट। सो दोस्तों इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, देखो जरा फ्लोर एक्चुअली कितना लगा 1000 समोसे के लिए। तो दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी फ्लोर जो लगा वो 40,000 ग्राम्स लगा और पोटैटो जो लगा वो 50,000 ग्राम्स लगा। एक्चुअल प्राइस पर ग्राम जो है वो 0.03 है और एक्चुअल प्राइस इसका 0.02 है। तो दोस्तों प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं है और इस हिसाब से दिस इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू 1200 रुपये और ये होगा 1000 रुपये। 50,000 इंटू 0.02 1000 रुपये, तो ये इस हिसाब से 2200 का खर्चा एक्चुअली हुआ। और अब मैं अगर बोलूं, हम लोग तो टेबल बनाते हैं। हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं दोस्तों, टेबल हम लोग टोटल, जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा ना
कि हमें 5 वेरिएंसेस निकालने हैं, तो हमें टोटल 8 कॉलम्स की टेबल बनानी चाहिए। तो 8 कॉलम्स की टेबल मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये वही चीज मैं फिर से लिख रहा हूं, मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, standard price, standard cost for actual output, actual quantity, actual price, actual cost और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 8 कॉलम्स बन जाएंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को RSQ लिख देते होते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, एक तो लिखना है फ्लोर, मटेरियल एंड स्टैंडर्ड मिक्स इकट्ठा लिखते हैं, एंड स्टैंडर्ड मिक्स। फ्लोर का हमारे हिसाब से स्टैंड मिक्स 50% है, 50%, ये 50% लगना चाहिए। और दूसरा नंबर पोटैटो, ये भी 50% लगना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, ये हमारा आएगा ग्राम्स में, रुपीस पर ग्राम, रुपीस, ग्राम्स, रुपीस पर ग्राम, रुपीस एंड देन ग्राम्स। सो दोस्तों, ये आपका मैदा जो है और आलू जो है वो कितना आ रहा है रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है हमारा आ रहा है 1000 के लिए, 1000 आउटपुट के लिए 15 to 1000, 15 to 1000, तो 50,000 ग्राम्स एंड 50,000 ग्राम्स। और स्टैंडर्ड प्राइस मैंने आपको दिया हुआ है 3 पैसा और 2 पैसा, तो दिस इंटू दिस 1500 रुपये, दिस इंटू दिस 1000 रुपये। एक्चुअली ये 40,000 लगा है, 3 पैसे का ही आया है, 1200 रुपये का, और एक्चुअली जो है ये 50,000 लगा है, 2 पैसे का ही आया है, 1000 रुपये। तो टोटल 1 लाख ग्राम्स लगना चाहिए था, 2500 का खर्चा होना चाहिए था, 90,000 ग्राम्स लगाया है, 2200 की कॉस्ट की है। तो इस हिसाब से देखिए प्राइस में वेरिएशन नहीं हुई, 3 पैसे का 3 पैसे ही है, 2 पैसे का 2 पैसे ही है। तो परचेज मैनेजर ने कोई फायदा नहीं कराया, कोई नुकसान नहीं कराया, प्रोडक्शन मैनेजर के कारण फायदा हुआ है। तो एज सच 2500 की जगह हमारा 2200 का खर्चा हुआ है, तो 300 रुपये का हमें फायदा हुआ है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोस्तों हमारी अगर देखें तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। ये जो टोटल एक्चुअल मिक्स है ना दोस्तों, ये वाला, इस टोटल एक्चुअल मिक्स को हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स दैट इज 50% की रेशियो में बांट देंगे। इसी को, इस 90,000 को हम लोग जो है 50% की रेशियो में बांट देंगे। 90,000 को 50% दैट इज से 45,000 और 50% दैट इज से 45,000 बांट देंगे। विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 45,000 and 45,000 respectively. Now once this is done दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या करना है, ये 45,000 और 45,000 बांटा। ये हमने बांटा किस लिए, एक्चुअली प्रोडक्शन मैनेजर जो है ना हमें जो फायदा करा रहा है
प्रोडक्शन मैनेजर जो ईल्ड या आउटपुट निकलवा रहा है, एक उसकी वजह से फायदा कराता है, एक दूसरा मिक्स की वेरिएशन की वजह से फायदा कराता है। अब एक्चुअली क्या है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट के आउटपुट की क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं हुई। जो हमारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उसने क्वालिटी चेक करके पास कर दिया उसको कि सही है, आउटपुट मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन मैनेजर ने जो फायदा किया वो ऐसे किया होगा कि जो वेस्टेजेस होती होंगी ना मटेरियल की, वो उसने वेस्टेजेस कंपैरेटिवली कम किए हैं। वेस्टेजेस जितनी होती हैं, स्टैंडर्ड वेस्टेजेस भी कुछ होती हैं, भाई इनपुट डालते हो उसमें कुछ वेस्टेज होती है, तो वो वेस्टेज कंपैरेटिवली इन्होंने कम किया, बहुत ध्यान से किया। हम लोग अपने क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिटीरियोरेट कर रहे हैं तो वो और गड़बड़ है, दैट शुड नॉट बी देयर। वो फिर हमारी गुडविल को अफेक्ट करेगा, फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मान के चल रहे हैं एज सच जो हमारा आउटपुट निकला है इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारी आउटपुट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब टोटल मिला के हमारे 5 वेरिएंसेस इस केस में निकलेंगे। जब भी एक से ज्यादा तरह का मटेरियल होता है तो आप कॉस्ट का वेरिएंस, प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएंस के अलावा 2 और वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, दैट इज मिक्स और यील्ड का वेरिएंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉस्ट का वेरिएंस जो है और प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएंस निकलवाता हूं। आप लोग मेरी मदद के बिना कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ये चीज जो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन विदाउट माई हेल्प। बट मैं पर्सनली अपनी तरफ से एक चीज और बोलूंगा, इसके नीचे जो है तकरीबन फ्यू लाइंस, 4 लाइंस के आसपास छोड़ दीजिएगा। हम लोग हमेशा जो है एक हैबिट अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि हम लोग प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट में देंगे जिसमें कि हमसे कोई गलती का आसार ना हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए आई विल प्रिपेयर यू on this basis that we'll try to give a presentation whereby we do not commit a mistake in the exam at all and we analyze the data correctly and give a good presentation। तो ये टेबल के बाद 4 लाइनें और छोड़ दीजिएगा। ये 4 लाइंस आपने यहाँ छोड़ दी और फिर आपने शुरू किया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से। हमेशा याद रखिएगा आपने इक्वेशन जरूर लिखनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारी 2500 रुपीज़ की कॉस्ट खर्च होनी थी और 2200 की हुई है, इसका मतलब हमें 300 रुपये का फायदा हुआ है। तो ₹2500 माइनस ₹2200 इज इक्वल टू ₹300 का फायदा। 300 फेवरेबल, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर बारी आती है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली इज ऑफ परचेज मैनेजर। और मजे की बात क्या है, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस इस एग्जांपल में कोई फर्क नहीं है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो जब ये अलग कोई फर्क ही नहीं है तो इसको वी डोंट नीड टू राइट इट 3 पैसा माइनस 3 पैसा, 2 पैसा माइनस 2 पैसा इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड द एग्जामिनर्स टाइम जब दिख रहा है कि प्राइस की वेरिएशन नहीं है। फिर डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस, ये जरूरत हमें है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हम लोग जरूर दिखाएंगे दोस्तों। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमारा पोटैटो का अलग और फ्लोर का अलग। हमने पहले किसको लिखा हुआ है, पहले हमने लिखा हुआ है फ्लोर, फिर लिखेंगे पोटैटो। फ्लोर जो है दोस्तों हमारा 50,000 ग्राम्स और 50,000 ग्राम्स लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कितना लगा 40,000 ग्राम्स एंड 50,000 ग्राम्स इनटू 3 पैसा इनटू 2 पैसा। तो दोस्तों इधर तो कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, 50,000 माइनस 50,000 कैंसिल हो गया। यहाँ 10,000 ग्राम्स इनटू 3 पैसा इज इक्वल टू 300 का फायदा। तो आप देख सकते हैं कि जो फायदा कराया प्रोडक्शन मैनेजर ने वो इस हिसाब से करवाया, क्वांटिटी में फ्लोर कम लगा के उसने फायदा कराया। तो आप चाहें तो आप वेरिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस, जो मर्जी कह दें। तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट वेरिएंस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू ₹300 फेवरेबल and is equal to price variance is equal to 0 and direct material quantity variance is 300 favorable। तो ऐसे करके दोस्तों ये हमारा आ जाता है कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। फिर अगली बारी आती है दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल
मिक्स वेरिएंस। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस देखिए दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि मिक्स की वेरिएशन किस कारण से हुई है, कैसे हुई है। एक्चुअली क्या है, हम ये कह रहे हैं फॉरगेट दी यील्ड या आउटपुट। एक्चुअली क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जो डायरेक्ट मटेरियल्स के वेरिएंसेस को अगर स्टडी करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स का जो कॉस्ट वेरिएंस है इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और क्वांटिटी या यूजेज इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। तो आपने देखा है कि कॉस्ट इज द सम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, इसी तरीके से मिक्स एंड यील्ड का सम होगा यूजेज या क्वांटिटी। दोस्तों ऐसा है, जब हम मिक्स की वेरिएशन देख रहे हैं, जिस टाइम पे हम मिक्स की वेरिएशन देख रहे हैं, तो मिक्स की वेरिएशन देखते समय हम लोग यील्ड या आउटपुट को पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे। हम देखेंगे ही नहीं कि हमारा यील्ड या आउटपुट क्या है। फॉरगेट इट कि 1000 यूनिट्स हम लोगों ने एक्चुअली बनाई हैं, एक्चुअल आउटपुट इग्नोर मारो, वी आर नॉट कंसर्न्ड। सिर्फ ये देखो, फॉरगेट दी एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया हम देखेंगे नहीं, हम देख ही नहीं रहे इसको। हमने देखना क्या है, हमारे हिसाब से ये जो एक्चुअल क्वांटिटी दोस्तों हम लोगों ने लगाई है 40,000 और 50,000 जो लगाई है, क्या ये 40,000 और 50,000 क्या हमारे स्टैंडर्ड मिक्स 50-50% की रेशियो में है? नहीं। फॉरगेट द एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट या यील्ड भूल जाओ, यील्ड को सेपरेटली स्टडी करेंगे, उस टाइम पे मिक्स की वेरिएशन नहीं देखेंगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये 40,000 और 50,000 50-50% है? टोटल 90,000 का 50-50% है? नहीं, वो तो 45-45 होता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर ने जो वेरिएशन कॉज किया है इज ऑन अकाउंट ऑफ मिक्स की वेरिएशन। मिक्स जो है, जो उन्होंने जितना जितना प्रोपोर्शन डालना था वो बदल दिया प्रोडक्शन मैनेजर ने। अब वो कई कारण से हो सकता है, मे बी रॉ मटेरियल मेरे पास आया ना हो इतना, तो इस वजह से मिक्स का वेरिएशन बदलना पड़ गया, या वेस्टेजेस कम हो गई, बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करी, बहुत ही ज़्यादा फोकस होके जो है एग्जीक्यूशन करी। तो वट एवर आर द रीजंस, मिक्स की वेरिएशन जो है हम लोगों ने किस कारण से बदली, मे बी रॉ मटेरियल ही नहीं था हमारे पास, आया ही नहीं, स्टोर रूम में नहीं था, परचेज नहीं हो पाया, वट। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, टोटल मिला के 90,000 ग्राम्स, 90,000 ग्राम्स में हमने जो है 45,000 लगाना चाहिए था, 40 और 50 लगाया। तो एज सच अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर ने फायदा करा दिया। कैसे फायदा करा दिया कि उसने ये वाला माल, देखो प्रोडक्शन मैनेजर को एक्चुअल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये पता है कि भाई 45 और 45 लगाना चाहिए, और ये 45,000 ये वाला जो है उसको स्टैंडर्ड प्राइस पता है 3 पैसे का आता है। तो उसने 45,000 का माल जो फ्लोर लगाना था वो उसकी जगह पे 40,000 लगाया, यूज्ड 40,000। मिक्स में उसने 45,000 की जगह 40,000 लगाया फ्लोर, जो कि 3 पैसे का आता है, और 45,000 की जगह 50,000 लगाया जो कि 2 पैसे का आता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने एज सच मिक्स की वेरिएशन करके सस्ता वाला माल ज्यादा लगा के और महंगा वाला माल कम लगा के मिक्स की वेरिएशन करके उसने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कराया है। बट हाँ, उससे आपकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, और बाकी मिक्स की वेरिएशन हुई क्यों है उसको और गहराई में हम लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप कैसे निकालते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या आप इसे RSQ कहते हैं, या इसका एक और बड़ा नाम भी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। ये जो टोटल एक्चुअल मिक्स था ना 90,000, उस टोटल एक्चुअल मिक्स को हम लोगों ने रिवाइज कर दिया स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं,
इन्होंने फ्लोर जो है और पोटैटो जो है, फ्लोर जो है कितना लगाना चाहिए था 45,000 ग्राम्स, और पोटैटो कितना लगाना चाहिए था 45,000 ग्राम्स, और एक्चुअल क्वांटिटी दोस्तों इन्होंने लगाई कितनी कितनी है रिस्पेक्टिवली 40,000 ग्राम्स और 50,000 ग्राम्स। एज सच इन्होंने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की एक्चुअल प्राइस की नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस ही उन्हें पता होता है, उन्हें उसी से लेना देना होता है, प्राइस की वेरिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। तो फ्लोर जो है इनके हिसाब से 3 पैसे का आता है और पोटैटो जो 2 पैसे का आता है, तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर 5,000 इंटू 3 पैसे दैट इज टू से 5,000 इंटू 3 पैसे दैट इज टू से 150 का फायदा कराया है। और ऑन दी अदर हैंड इन्होंने ये नुकसान कितना हुआ है इन्हें 5,000 इंटू 2 पैसे 100 का नुकसान। तो एज सच टोटल मिला के 50 का फायदा जो है मिक्स की वेरिएशन करा के प्रोडक्शन मैनेजर ने कराया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फंडामेंटल इज यील्ड का वेरिएशन, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड या आउटपुट। अब दोस्तों यील्ड या आउटपुट निकालने के लिए हम लोग जो है 2 तरीके से डील कर सकते हैं, एक आउटपुट वाले तरीके से ही डील कर सकते हैं, एक उसको इनपुट के तरीके में हम लोग जो है बदल सकते हैं। पहले लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप आउटपुट का तरीका। तो लेट मी शो इट टू यू दिस वे। ये जो मैंने बीच में 4 लाइंस छोड़ रखी हैं, इन 4 लाइंस में हम लोग यहाँ इस टेबल के साथ हमेशा दिमाग में जहन में बिठाइए मटेरियल एंड स्टैंडर्ड मिक्स पहला कॉलम, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, और फिर लास्ट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑलवेज आपने ये इस तरीके से बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आपने निकालना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये कैसे निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है, इसको एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जैसे है, इसको एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2500 रुपीज में 1000 समोसे एक्चुअली बन रहे हैं, तो एक समोसा जो है हमें 2.5 का पड़ता है। मजे की बात क्या है, यहां तो मैंने क्वेश्चन में आपको 2.5 दिया हुआ था, ये ना भी दिया होता स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो हम ऐसे निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। नंबर 1 ये चीज निकालनी है। दूसरी चीज हम लोगों को क्या निकालनी है दोस्तों, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा इस बात को, वापस से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। हमारे हिसाब से एक समोसा जो है 100 ग्राम में बनता है और हमने टोटल एक्चुअल मिक्स जो डाला है वो 90,000 ग्राम्स डाला है दोस्तों। तो 90,000 ग्राम्स में 100 ग्राम्स के इनपुट के हिसाब से हमारे तो 900 समोसे बनने चाहिए थे। फिर से सोचो यील्ड आउटपुट, नाउ फॉरगेट द मिक्स, वी आर नॉट लुकिंग एट द मिक्स, वी आर लुकिंग ओनली एट द यील्ड और आउटपुट। हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से एक समोसा 100 ग्राम में बनता है, हमारा एक समोसा जो है 100 ग्राम में बनता है। तो 100 ग्राम में 90,000 ग्राम्स में हमारे कितने समोसे बनने चाहिए, 900 समोसे जो है बनने चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम में एक समोसा, तो 90,000 ग्राम्स में कितने 900 समोसे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। दिस इज कॉल्ड टोटल एक्चुअल मिक्स 90,000 और इसके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकलना चाहिए 900। तो दोस्तों ये हमारा क्या आया है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। ये टोटल एक्चुअल मिक्स में 900 समोसे बनने चाहिए यील्ड आउटपुट, लेकिन एक्चुअली कितने बने हैं, लुक ओनली आउटपुट, लुक एट ओनली आउटपुट, डू नॉट लुक एट द मिक्स। 900 बनने चाहिए थे, 1000 बने हैं। थिंक इट ओवर, 900 बनने चाहिए थे, 1000 बने, फायदा और नुकसान, यार 900 बनने थे और 1000 आउटपुट बन गया, इट्स गुड फॉर 100 समोसे ज्यादा, वाह। तो 100 समोसे का फायदा, और एक समोसा हमें कितने का पड़ता है दोस्तों, एक समोसा जो है हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर को ये पता है कि 2 रुपये 50 पैसे की पड़ती है, तो इसका मतलब उसने 2 रुपये 50 पैसे इंटू 100 समोसा 250 रुपीज का फायदा करा दिया। तो दोस्तों हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, आप लोग यहाँ पर ये जो 2 लाइनें थी ये हो गई 2 और लिखो स्टैंडर्ड आउटपुट, लिखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल
एक्चुअल मिक्स। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जो टोटल एक्चुअल मिक्स है वो है 90,000 ग्राम्स, और हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड 100 ग्राम में एक समोसा बनता है। इसका मतलब 90,000 ग्राम्स में हमारे 900 समोसे बनने चाहिए। दैट इज ऑल। तो 900 समोसे बनने चाहिए, ये हमारा 900 यूनिट्स का आउटपुट होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। अब ये स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स 900 समोसे की जगह हमने एक्चुअली जो हमने 90,000 ग्राम्स डाला है उसमें हमारे 900 समोसे बनने चाहिए। 100 ग्राम का एक समोसा, तो 90,000 में 900, लेकिन बनाया कितना है? 1000। तो यील्ड आउटपुट प्रोडक्शन मैनेजर ने ज्यादा निकाला है। तो अकॉर्डिंगली वेस्टेजेस कम किए, वॉट एवर यू कैन से, एज सच ही हैज यूज्ड मेटिकुलसली, ही हैज फोकस्ड ऑन द आउटपुट। बहुत अच्छे से जो इसने प्रोडक्शन को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया, इसीलिए आउटपुट या यील्ड जो ज्यादा निकाला है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें इसको, यील्ड वेरिएंस इज सिंपल। 100 समोसे इसने ज्यादा बनाए हैं। कैसे? 1000 समोसे एक्चुअली बनाए हैं, 900 बनने चाहिए, तो 1000 समोसे बनाए को हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। या सिर्फ एक्चुअल आउटपुट भी कह सकते हो, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। into standard cost per unit of output. Into standard cost per unit of output. तो दोस्तों हमारे एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितने हैं? आप देख सकते हैं एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हमारे हैं 1000 समोसे, जबकि हमें जो टोटल 90,000 टोटल एक्चुअल मिक्स डाला है उसमें 100 ग्राम के हिसाब से 900 समोसे बनने चाहिए। तो 900 यूनिट्स बननी चाहिए, और बनाई है हमने 1000, मल्टीप्लाइड बाय रुपीज। कितना? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज हाउ मच? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹2.50। ये हमने ऊपर निकाल भी लिया था, और वैसे क्वेश्चन में हमें दिया भी हुआ था, ये हमने ₹2.50 निकाला भी था। तो ये हमारा आ जाने के बाद फिर आप बात कर सकते हैं 250 का फायदा हुआ। और ध्यान से एक चीज को चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं दोस्तों, दैट डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू कितना है? ₹300 का फायदा, विच इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस दैट इज 50 का फायदा, प्लस यील्ड वेरिएंस दैट इज इक्वल टू 250 का फायदा। अच्छा दोस्तों, ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं? यील्ड वेरिएंस को हम लोग जो है एक इनपुट वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप ये कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस, तो आप इसको इस तरीके से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, standard quantity for actual output minus actual quantity into standard price is equal to direct material mix variance is equal to, देखते हैं जरा, revised standard quantity minus actual quantity into standard price plus direct material yield variance। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो इसको जब वहां ले जाते हैं तो हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनता है? डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैथमेटिकली जब आप ब्रैकेट खोलते हैं
तो ब्रैकेट खोलने से दोस्तों ये माइनस आर एस क्यू तो माइनस हो जाता है, और ये माइनस इंटू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी पॉजिटिव और ये एक्चुअल क्वांटिटी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये नेगेटिव में आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूं तो ब्रैकेट खोलने के बाद जो मेरा सिनेरियो आता है दोस्तों वो ऐसा आता है दैट डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्लस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो जब आप ये सब लिखते हो दोस्तों तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्चुअल क्वांटिटी और पॉजिटिव एक्चुअल क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है और आपका अल्टीमेटली जो आंसर बनता है वो ये बनता है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस इनपुट वाले तरीके से इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसे करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं इसी सवाल में, तो ये आपका यील्ड वेरिएंस हमारा 250 आपको याद होगा फेवरेबल आ रहा था। तो ये हम लोग जो है फ्लोर और पोटैटो ऐसे कर सकते हैं, फ्लोर और पोटैटो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं हमारा 50,000 ग्राम्स और 50 ग्राम्स था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है 45,000 ग्राम्स और 45,000 ग्राम्स है। दोस्तों मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि हमने अब मिक्स की वेरिएशन हटा दिया है। 50-50 जो एक्चुअल क्वांटिटी था उसको भी 50-50% में कर दिया, और एसक्यू फॉर एओ तो होता ही स्टैंडर्ड मिक्स की प्रोपोर्शन में है, तो एक्चुअल क्वांटिटी को भी एक्चुअल मिक्स को भी स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में रिवाइज कर दिया इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज से 3 पैसा और 2 पैसा। तो ये आपका दोस्तों this 5,000 into 3 paisa is 150 favorable, then 5,000 into 2 paisa is 100 favorable, and finally total comes to 250 favorable, और ये हमारा आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मामला खत्म। तो डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोस्तों आ जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो है, ये मैंने आपको इनपुट वाले तरीके से भी निकाल दिया। अब फाइनली एक बार कंक्लूड कर लेते हैं क्विकली इस चीज को कि हमारे जो पांचों वेरिएंसेस हैं वो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो मैं एक बार क्विकली एक बार पांचों के पांचों वेरिएंसेस लिखने कैसे हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, और आप लोग जो है इसको स्टेप्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग direct materials variances। दोस्तों स्टेप 1 क्या है? प्रिपेयर 8 कॉलम टेबल। मैंने जो आपको अभी बताई प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। Step 2, compute standard cost per unit of output and standard output for total actual mix। जो टोटल एक्चुअल मिक्स है उसको स्टैंडर्ड की लिए कितना निकलना चाहिए, उसमें जो टोटल एक्चुअल मिक्स है उसमें कितना आउटपुट निकलना चाहिए वो निकालो। एंड लास्ट इज कंप्यूट वेरिएंसेस एज फॉलोज। कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस एज फॉलोज। तो सबसे पहला क्या आएगा दोस्तों? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस,
शॉर्ट में हम लोग इसको DMCV कह देते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे मैं हमेशा DMCV कहूंगा। दिस कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑब्वियसली माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है। बी, डायरेक्ट मटेरियल्स प्राइस वेरिएंस। घर का नाम DMPV। So this is equal to standard price minus actual price into actual quantity. तो प्राइस की जितनी भी वेरिएशन हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज जितनी भी है, उसके हिसाब से परचेज मैनेजर ने फायदा या नुकसान कराया है। तीसरा नंबर आता है डायरेक्ट मटेरियल्स। क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। So this of course is DMQV या DMUV is equal to, आप ऐसे कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। डी आता है डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस। घर का नाम DMMV इज इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और लास्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल्स yield variance। DMYV इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स obviously into standard cost per unit of output. एंड इसी चीज को इनपुट वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।